तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में अब 5वां चैप्टर यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 2 वीडियोज बना चुके हैं। आज ये वीडियो इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर 1 से पढ़ेंगे। इससे पहले इसके जो भी थ्योरी थे वो सारे चीज को हम 2 वीडियोज में कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप समय निकाल कर आप उसे अच्छी तरह से देख ले ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और दे दूं, आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। नहीं समझे, ये जो सवाल दिए गए, ये कितने सवाल हैं, ये 5 सवाल को सॉल्व करना है एकदम कथन के साथ। मतलब गलत है तो कैसे गलत है और सही है तो कैसे सही है, ये बताना पड़ेगा रीजन के साथ। नहीं समझे, कारण के साथ बताना है, ऐसे नहीं खाली बोल दे गलत है ये सही है। ठीक है, तो इस सवाल को जो हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, आप लोग भी मैथमेटिक्स निकाल कर रखिएगा, मेरा हेल्प हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न जो था 1 नंबर में था, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये सीधे सीधी क्या है, गलत है। आपको पढ़ाए थे ना, एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ कहते हैं एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बात क्या है, लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी जहाँ इसको हम हल करने जा रहे हैं तो हल में इसको पॉज के थोड़ा सा रखिए तो जी। हाँ, तो हम इसको हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे जानते हैं आप लोग, तो लिखेंगे असत्य। 1 नंबर का जो सवाल हो क्या है, असत्य। क्या है, असत्य है, ओ सत्य है। क्योंकि एक बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और वो चुट्टा बोल रहा था कि एक रेखा खींची जा सकती है, तो गलत नहीं बोल रहा था जी। और सत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। आपको सही कैसे, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, आपने इस बिंदु से ऐसे एक रेखा गुजार दिए। आप ऐसे भी तो गुजार सकते हैं, आप ऐसे भी तो गुजार सकते हैं। नहीं समझ मेरी बात। तो यानी कि पता चला कि अगर कोई बिंदु ओ है तो आप उससे होकर 1 2 3 4 नहीं बल्कि अनंत रेखाएं खींच सकते। जितना चाहे आप अपना बड़ी खींचते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। नहीं समझे मेरी बात। तो ये हुआ कारण के साथ बताना। गलत है तो कैसे गलत, क्योंकि वो बोल रहा था कि एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो गलत नहीं बोल रहा था जी। तो हमने सही बात बता दिया कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरा प्रश्न पढ़िए और समझिए। कहता है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, तो असंख्य का मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं, मैंने वही अनंत है। तो फिर ये भी बात क्या बोल दी है, गलत। भाई 2 भिन्न बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 2 भिन्न बिंदु रहेंगे ना, उससे हमेशा सीधी रेखा खींची जाती है। और कई गो रेखा खींची जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। बताए थे अद्वितीय मैंने एक ही खींचा जाएगा, उसके ज्यादा मैंने उसके जैसा कोई दूसरा रेखा खींची नहीं जा सकती है। तो सवाल नंबर जो क्या होगा आपका, तो इसमें भी लिखेंगे क्या है, ओ क्योंकि 2 क्योंकि 2 भिन्न बिंदु से क्योंकि दो भिन्न बिंदु से
एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती। बात समझ में आई? अब जैसे देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, कहीं पे है, तीर छोड़ेगा तो क्या, अगर मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगी, सीधी रेखा ही होगी। नहीं समझे मेरी बात? अब और कहीं खींच के दिखाओ तो, किधरों से खींचेगा रेखा बार बार क्या होगी, एक होगी। इधर से खींचेगा तो फिर तो वो बिंदु छूट ना जाएगा जी। यानी दो भिन्न बिंदु से केवल और केवल आप कितने रेखा खींच सकते हैं? अगर आप इससे खींचेगा तो फिर ये छूट जाएगा, यानी दोनों को मिलिएगा तो बात वही जाएगी कि एक ही रेखा बनेगी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप लोग बदमाशी कम करी, तरह सीधा डुला देते हैं, मारेंगे मुँह तोड़ देंगे। सवाल नंबर 3 पढ़ो, समझिए। कहता है कि एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बाबू पढ़ रही है ना, अभी गृहस्थ यूक्लिड जी का भी गृहस्थ नहीं था जी। एक शांत रेखा हम दो तरफ अनिश्चित रूप से अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। ये लिखेंगे, ये क्या है, ये आपका सत्य था, तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि एक शांत रेखा को दोनों अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं ना जी, बढ़ा। बात समझ में आई यहाँ तक? सवाल नंबर 4 कहते हैं यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। एकदम ये भी क्या है, सही है। अगर वृत्त बराबर तो स्वाभाविक उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे ये भी क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है, क्योंकि दो बराबर वृत्तों की त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होंगी। नहीं समझे मेरी बात? अगर कोई दो वृत्त बराबर है तो दो बराबर वृत्तों की त्रिज्या भी बराबर ही होंगे। कैसे समझिए चित्र से? एक वृत्त ये है, अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, अगर इसी के बराबर आपको खींचना दूसरा वृत्त तो उसकी भी त्रिज्या क्या रहेगी भाई, 3 रहेगी। अगर बराबर वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी क्या रहेगी, बराबर। याद रखिएगा हमेशा, समझे मेरी बात? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 5, ये 5 नंबर का था। कहता आकृति ये 5.9 आकृति में चित्र से बना हुआ था ना। कहता यदि ए बी बराबर पी क्यू है, क्या है, ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू के बराबर में कौन है, एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा क्या? एकदम ये क्या है, सत्य। ये क्या है, सत्य। यहाँ लिखेंगे क्या है, सत्य है। अब आप लोग कहोगे सर जी कैसे, तो लिखेंगे क्योंकि मैं समझाना शुरू करो। अगर क्योंकि में अगर ए बी बराबर पहले से क्या है, पी क्यू है, दिया है पहले से, ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है, तथा पी क्यू बराबर कितना है, एक्स है। इसको समीकरण 1 मान, इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा, 2। नहीं समझे मेरी बात? तो लिखेंगे अगर ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर पहले से क्या है, एक्स वाई है, तो लिखेंगे तब जो है ए बी बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। यही तो निकालना था। कहाँ से? तो समीकरण 1 तथा 2। सर कैसे, देखो बताते हैं। पी क्यू के बराबर में कितना है, ए बी। पी क्यू के बराबर क्या है, अगर पी क्यू बराबर है तो पी क्यू बराबर जो मान उसके पहले से बराबर, तो भी आपस में बराबर ना जाएगा। यानी समीकरण 1 में पी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, ए बी। समीकरण 2 से पी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे, जब पी क्यू बराबर तो उसका मान भी बराबर होगा। यानी नाम अलग अलग है, चीज है क्या बराबर। जैसे मान यहाँ पे 3 विद्यार्थी है, इसका नाम जिज्ञासा, इसका नाम निशु, इसका नाम क्या स्वाति है।
इसके पास भी 10 रुपया है, इसके पास भी 10 रुपया, इसके पास भी 10 रुपया। अगर ये सब समान इसका होती है, सब समान हो जाएगा। वही नाम ना अलग अलग है सबका। अब देखो, अच्छा छोड़ो, आप समझिए, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, तब ये डायरेक्ट इसके भी बराबर होगा। क्यों? जब इसके बराबर ये है, अब जितना ये उतना ये है, और जितना ये उतना भी ये है, तो इसका मतलब इसके भी डायरेक्ट बराबर ही होगा। मौखिक को सब लोग समझ सकते हैं। तो हो गया सवाल। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप उन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ले, ये सब कोई सवाल है नहीं। ये सब सवाल आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाएंगे, और इस चैप्टर से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। समझे मेरी बात? फिर भी आपके सिलेबस में है तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए बोल देता हूँ, ठीक है, कि ये सब आप मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे। बढ़िया से कर दो ना, बढ़िया से कर दो शांत कुमार। चलो, तो अब देखिए फिर से एक बार प्रश्न आते हैं। माने ये जो आपको अलग अलग पद दिए गए, सबको क्या कहता करने के लिए? परिभाषित करना, यानी कि आपको परिभाषा लिखना है। और पिछले वीडियो में तो खाली थ्योरी पढ़ाया जी, 2 वीडियो तो हम खाली क्या चीज से पढ़ाए? आपको क्या समांतर रेखा के बारे में नहीं पढ़ाए हैं? क्या आपको हम लंब रेखा के बारे में नहीं पढ़ाए, जिसको उधर रेखा कहते थे? क्या हम आपको रेखाखंड के बारे में नहीं पढ़ाए थे? क्या हम आपको वृत्त की त्रिज्या नहीं पढ़ाए थे? आप पढ़ाए थे, वो भी हल्का जानकारी दिए थे। क्या आपको वर्ग नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए होंगे, लेकिन शायद नहीं पढ़े, तब पढ़ा देंगे, ठीक है। वर्ग क्या? तो चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के क्या है? प्रकार है। अब यहाँ से इस सब की परिभाषा लिखना, और परिभाषा देने से पहले कहता है कि आप इनके लिए कुछ ऐसे पद जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता हुए, क्या उनको लिखिए। माने जैसे समांतर रेखा की परिभाषा देने से हमको पहले उसकी परिभाषा देने से पहले हम लोगों को पहले क्या मालूम होना चाहिए? उससे पहले हम लोगों को रेखा की परिभाषा आनी चाहिए। पहले आप रेखा जाना, तब ना समांतर रेखा। परिभाषा भी देना है, और कहते हैं कि पदों में प्रत्येक परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता? हाँ, इनके लिए रेखा जैसे शब्दों को परिभाषित करने की क्या है? आवश्यकता है। पहले रेखा समझेंगे तब ना समांतर रेखा समझेंगे। ना समझे मेरी बात? माने जो चीज हम परिभाषा देंगे तो उससे पहले हमको पहले से और क्या समझना चाहिए, वो यहाँ पर कहता है लिखने के लिए। जैसे आप हलवा बनाओगे, तो हलवा बनाने के लिए आपको चीनी के बारे में मालूम होना चाहिए, सूजी के बारे में मालूम होना चाहिए, दूध के बारे में मालूम होना चाहिए, घी के बारे में मालूम होना चाहिए, तब ना आप हलवा तैयार करोगे। वैसे हलवा की परिभाषा दे दोगे, लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि ये भी साथ में ध्यान रखिए, हलवा की परिभाषा के साथ उसके लिए कौन कौन पद की आवश्यकता है, उसकी भी परिभाषा दीजिए, और वे क्या क्या हो सकते हैं। अब बात समझ में आई? चलो आप शुरू करते हैं। यहाँ पर समांतर रेखा, अब हम पिछले वीडियो में सब कुछ बढ़िया से बता चुके हैं। समांतर रेखा 1 नंबर को सोल्व करते हैं। समांतर रेखा क्या, कौन रेखा? समांतर रेखाएं, इसको समझिए, लिखते हैं थोड़ा सा। 2 या 2 से अधिक रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं, यदि उनके बीच की दूरी क्या हो? यदि उनके बीच की दूरी समान हो। क्या हो? समान हो या नियत हो। नहीं समझ मेरी बात? अगर 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती। सब बात नहीं पढ़ा है क्या? सब एकदम पढ़ा है। और लिखेंगे साथ साथ, इनके लिए पता है क्या? इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। लिखेंगे इनके लिए रेखा पद की परिभाषित करने की क्या है? आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप रेखा नहीं समझोगे तो समांतर रेखा की परिभाषा नहीं दे सकते। यहाँ तक बात समझ आ गई? सवाल नंबर 2, मगर लिखने वाला सिर्फ
लंब रेखा किसे कहते हैं? देखिए लिखेंगे कोई समतल है, ठीक है, या भूमि लिख देते हैं डायरेक्ट। भूमि पर उदग्र, उदग्र पर पढ़ाए थे जी, भूमि पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में जो खड़ा होता है, भूमि पर ऊर्ध्वाधर रेखा को ही क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। या एक भूमि की जगह पे यह कर सकते हैं। 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कोई अगर 90 डिग्री पर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी है तो उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। और लिखेंगे इसके लिए, इसके परिभाषित पद क्या होगा? समकोण होगा। कौन होगा? अरे समकोण बोले तो क्या 90 डिग्री। पहले आप जब तक समकोण होगा, इसके लिए परिभाषित सब क्या होगा? समकोण होगा, कॉमा रेखा हो गया। नहीं समझे? मतलब 90 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर रेखा को ही लंब रेखा कहते हैं। तो इसके लिए जब और परिभाषिक शब्द है वो क्या क्या हमको होना चाहिए पहले से जानकारी। पहले आप 90 डिग्री के बारे में जानिएगा तब ना लंब रेखा के बारे में बता सकते हैं जी। फिर आप रेखा भी बीच बीच में लिखिए, रेखा बार बार, तो आपको मतलब रेखा की भी जानकारी पहले से रहनी चाहिए और 90 डिग्री की जानकारी रहना चाहिए, तब आप एक लंब रेखा खींच सकते हैं। कोई कहेगा कि 90 डिग्री पे एक रेखा खींचो ना लंब रेखा आ जाएगा, और तुम रेखा पहले से नहीं जान रहे हो, 90 डिग्री नहीं जान रहे हो, तो वो कभी परिभाषा दे सकते हो? अब सवाल का मतलब तुम लोग समझे कि सवाल क्या कहना चाहते हैं, कि परिभाषा जो है उसको देना ही पड़ेगा और उसको लिए आपको पहले से क्या क्या चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, तो बाद में लिखते हैं। परिभाषा देकर बाद में लिखते हैं, यानी लंब रेखा की परिभाषा देने से पहले आपको समकोण के बारे में और रेखा की परिभाषा आप पहले से आनी चाहिए। नहीं समझे मेरी बात? अब सवाल नंबर 3, रेखाखंड। लिखेंगे रेखाखंड। ये रेखाखंड जो होता है, लिखेंगे रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। 2 बताए थे सब बाजी, सब पढ़ा के आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे रेखाखंड कहते हैं। इसके लिए क्या क्या लिख जाते हैं? इसके लिए परिभाषित पद क्या क्या हो सकता है? सिर्फ एक की बात है, बिंदु के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अंत बिंदु होता है। तो भाई अंत बिंदु होता है तो पहले बिंदु क्या होता है, पहले बिंदु समझिएगा तब ना इसको परिभाषित करने। फिर आपको बिंदु की जानकारी होना चाहिए आपको लिए, आपको फिर आपको क्या चीज़ होना चाहिए? रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ना समझे? इसके लिए जो परिभाषिक पद है वो कौन कौन है? बिंदु और रेखा। अगर आप बिंदु पहले जानते हैं, रेखा को भी जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि आप रेखाखंड की परिभाषा दे सकते हैं। ना समझे? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या से पहले आपको किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? पहले वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा लिख देते हैं। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त की वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की
दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। समझिए, वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, क्या है? वृत्त है। तो वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है, और ये जो चारों तरफ की माप उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तब ये आपका क्या निकलेगा जी? त्रिज्या। यहाँ पर कोई बिंदु वो है जिसका नाम केंद्र पड़ता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है क्या? ऑन कर दीजिए। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है, और जो चारों तरफ की माप होती है उसको हम लोग, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं, परिधि। अब एक बात आप लोग बताओ, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देने से पहले हमको किन किन पदों की जरूरत है? वृत्त की परिधि क्या है भाई? परिधि नहीं समझो तो कैसे देगा? वृत्त का केंद्र क्या है? ये सब मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे परिभाषा दे पाओगे? कहते हैं कि वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि क्या है? मालूम नहीं। केंद्र क्या है? मालूम नहीं। यानी इसके लिए परिभाषा शब्द क्या क्या होना चाहिए? केंद्र और परिधि। लिखेंगे इसके लिए परिभाषित पद क्या क्या हो सकते हैं जी? त्रिज्या। त्रिज्या हो सकते हैं, त्रिज्या तो दे रहे हैं। केंद्र और परिधि है। खाली रखिए। वर्ग है। अब लिखेंगे जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो। कोई चतुर्भुज की जब चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो तो उसे क्या हम लोग कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे तब हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसके लिए पहले चित्र बनाते हैं। ये क्या आपका वर्ग है? ये क्या आपका वर्ग है? वर्ग का प्रत्येक कोण सब क्या होता है? इस सिंबल के बारे में भी बता चुके थे। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? अरे 90 डिग्री नहीं होता है जी, 90 डिग्री का नहीं सिंबल है। सब बात पढ़ा चुके आप लोगों को। तो जिस चतुर्भुज की सभी मतलब ई भुजा को बराबरी भुजा, ई भुजा सब के सब भुजा क्या है? अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो भी 4 सेंटीमीटर का होगा, भी 4 सेंटीमीटर के भी 4 सेंटीमीटर का, और सब कोण भी कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब ई वर्ग की परिभाषा देने से पहले हम लोगों को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए? हमको समकोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमको भुजा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमको चतुर्भुज के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाकर हम एक वर्ग की परिभाषा दे सकते हैं। नहीं समझे जी? लिखेंगे इसके लिए परिभाषित पद जो है क्या क्या हो सकता है? बताओ। समकोण हो सकता है जी, समकोण, भुजा, और क्योंकि चतुर्भुज का एक प्रकार है, तो जब तक आप चतुर्भुज में नहीं जानोगे तो फिर वर्ग कैसे जानिएगा? तो और चतुर्भुज है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।